वो खींचकर चप्पल पहनता हुआ बोला, पानी भी अभी खत्म होना था। पूरी नींद खराब हो गई। अब सिर्फ पानी लेने बाहर का एक चक्कर मारना पड़ेगा। वो कसकर जग हाथ में पकड़े पानी लेने कमरे से हॉल में आ गया। हॉल इस वक्त कम रोशनी के कारण थोड़ा अजीब लग रहा था। साथ में दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी से लगातार आती टिक टिक की आवाज सन्नाटे भरे माहौल को और डरावना बना रही थी। रसोई महल के मुख्य द्वार के पास ही थी। अमर उस तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसे अपनी आंख के तिरछे कोने से सीढ़ियों के पास एक आकृति खड़ी दिखाई दी। उसने तेजी से मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। वो धीरे से अपने आप ही बड़बड़ाया, लगता है कस्बे वालों की बनावटी कहानियों का असर मुझ पर भी पड़ने लगा है। अपना महंगे हरे रंग का नाइट गाउन पहने वो रसोई की तरफ बढ़ा, जहां सामने ही बड़ा सा घड़ा रखा हुआ था। उसने घड़े के ऊपर रखी प्लेट हटाकर लोटे से पानी निकाला और जग में भरने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा लगने लगा जैसे आसपास का तापमान अचानक से कम हो गया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, महल की बत्तियां एकदम से जलने बुझने लगी और फिर हॉल में भी अंधेरा छा गया। अब इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे सकता था। ऐसे में अमर को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हुआ है। न चाहते हुए भी एक अनजाने डर ने उस पर कब्जा कर लिया था। उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, अमर, अमर। अपना नाम सुनकर वो तेजी से पीछे मुड़ा तो देखा कि अंधेरे में एक आकृति बस उससे कुछ दूर ही खड़ी हुई थी। गुप्त अंधेरे में चेहरा मोहरा तो ठीक से नहीं दिखाई दिया, लेकिन वे भयानक पीली चमकती आंखें उसके पास आती गईं और एकदम से बहुत पास आ गईं। आ! अमर चीख मार कर उठ बैठा। उसकी आवाज की वजह से सावित्री को भी जागना पड़ा। वो बोली, क्या हुआ? आप एकदम से चीख मार कर क्यों उठ गए? अमर ने आसपास देखा। सब कुछ सामान्य था। तेज हवाएं चलना बंद हो गई थीं और पेड़ भी नहीं हिल रहे थे। उसने एकदम से जग उठाकर देखा, उसमें अच्छा खासा पानी भरा हुआ था। सावित्री उसके कंधे को सहलाती हुई बोली, क्या कोई डरावना सपना देख लिया क्या आपने? रात के वक्त वो सावित्री को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए धीरे से बोला, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। अरे लेकिन ऐसा क्या देख लिया? इस वक्त ठीक ठाक सर्दी है, लेकिन आपके माथे पर पसीना दिख रहा है। ऐसा क्यों? अभी मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता सावित्री। वैसे भी मेरे सपने का कोई लॉजिक नहीं था। ऐसे ही बेकार से तर्कहीन सपने के ऊपर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं। सावित्री वापस अपना कंबल खींचते हुए बोली, आप जब से यहां आए हैं ना, काफी अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। अमर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे खुद भी यह बात महसूस हो रही थी। दिल्ली में सुबह सुबह हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी। अक्षत ने इनर के ऊपर एक शर्ट, फिर स्वेटर, उसके ऊपर भी एक काली जैकेट पहन रखी थी। साथ में हाथ में मोटे दस्ताने भी थे, लेकिन इतना ढका छुपा होने के बावजूद कड़कड़ाती ठंड का असर उस पर साफ दिखाई दे रहा था। सुबह 6 बजे वो कैब बुक करके हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुका था। तत्काल टिकट उसने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था, इसलिए वो कंधे पर बैग टांगे सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। सुबह के वक्त हल्का हल्का कोहरे वाला माहौल था, जो कि दिल्ली जैसे शहर में सर्दी के वक्त आम बात थी। उस समय प्लेटफॉर्म पर ज्यादा लोग नहीं थे। वो वहीं बेंच पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगा।
कि तभी अनाउंसमेंट हुआ, यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 14723 कालिंदी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। अक्षत ने फोन में टाइम देखते हुए कहा, कमाल है, भारत में गाड़ियां इतने टाइम से कब से आने लगी। चलो अच्छा है, लगता है काफी जल्दी पहुंच जाऊंगा सकारी। दूर बाई तरफ से जैसे ही ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई, अक्षत खड़ा हो गया। जल्द ही कालिंदी एक्सप्रेस आकर स्टेशन पर खड़ी हो गई। अक्षत तुरंत अपने कोच के अंदर घुसा और फोन पर टिकट देखकर सीट नंबर चेक करने लगा। इधर उधर नजर मारने के बाद आखिरकार उसे अपनी सीट मिल ही गई, जो कि ट्रेन के बाईं तरफ वाली लोअर बर्थ थी। ट्रेन सुबह का वक्त होने के कारण काफी खाली खाली सी थी। उसकी सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी, जो कि उसी की उम्र की लग रही थी। उसके काले लंबे रेशमी बाल सफेद रंग की टोपी में से बाहर झांक रहे थे। साथ ही उसने काले रंग का फुल स्वेटर और काले जूते पहन रखे थे। अक्षत हल्के से मुस्कुराकर बड़बड़ाया, चलो कम से कम कोई अंकल नहीं बैठे सामने, सफर अच्छा कटेगा। उसके बाद वो सामान वहीं अपनी सीट के नीचे रखकर लड़की के सामने बैठ गया। लड़की उस वक्त कोई किताब पढ़ने में इतनी ज्यादा मग्न थी कि वो आसपास के माहौल पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। अक्षत ने भी खुद से बात करने की कोई कोशिश नहीं की और वह चुपचाप बैठा रहा। ट्रेन थोड़ी देर में चलनी शुरू हुई तो थोड़ी भीड़ और आ गई। 2 20-22 साल के लड़के, जिनके आगे बाल हल्के से रंगे हुए थे, उनके सामने वाली साइड लोअर बर्थ पर आकर बैठ गए। अक्षत ने एक नजर डाली उन पर। पतले दुबले लड़के, जिनके गाल अंदर की ओर धसे जा रहे थे, लगातार गुटखा चबाए जा रहे। उनमें से एक ने उस लड़की की ओर देखकर दूसरे के कान में कुछ कहा और वो धीरे से हंस दिए। लड़की तो किताब पढ़ने में इतनी मशगूल थी कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अक्षत का ध्यान उनकी इस हरकत पर गया जरूर, मगर उसने पहले इग्नोर करना ही ठीक समझा। थोड़ी देर में एक 60-65 साल वर्ष के दंपत्ति भी उसकी तरफ आ गए। अपना चश्मा संभालते वजनदार व्यक्ति ने अक्षत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं और मेरी मिसेज ने जल्दी जल्दी में अपर बर्थ बुक कर ली। अब इस उम्र में कहां ऊपर चढ़ेंगे उतरेंगे, हम लोग यहीं आप दोनों के साथ बैठ जाएं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल, अक्षत ने थोड़ा खिसकते हुए कहा। आपको ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं अंकल, आपका अगर थोड़ी देर बाद आराम करने का मन हो तो मुझे बता देना, मैं ऊपर चला जाऊंगा। यह पहली बार था जब उस लड़की ने अपनी किताब की दुनिया से निकलकर एक नजर अक्षत की तरफ भी देखा। उनकी पत्नी ने उस लड़की से कहा, बेटी, मैं भी आपके पास बैठ जाऊं? हां, बैठ जाइए आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की थोड़ा सा खिसक कर बोली, आप दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हो, वरना आज के जमाने में कहां कोई इतना करता है। अंकल थोड़ा सा हंसकर बोले। इस पर अक्षत बोला, अरे ऐसी बात नहीं अंकल, भारत की जनता अपने बड़े बूढ़ों को लेकर बहुत इमोशनल है। आप अगर सीट मांगेंगे तो ज्यादातर लोग मदद करने को तैयार हो ही जाते हैं। इस बार वो लड़की भी अक्षत की बात ध्यान से सुन रही थी। उसके बगल में बैठी महिला ने पूछा, वैसे आप दोनों कहां जा रहे हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं तो कन्नौज जा रही हूं, वहां से सकारी जाऊंगी, इनका पता नहीं। अच्छा, मतलब तुम दोनों साथ नहीं हो? हमें तो लगा था कि तुम साथ में ही कहीं जा रहे होगे। अंकल हैरान होते हुए बोले, नहीं, साथ तो नहीं है, लेकिन मैं भी सकारी ही जा रहा था। अक्षत ने जानबूझकर उस लड़की को सुनाने के लिए थोड़ा तेज बोला। उसकी यह तरकीब काम कर गई। अब वो लड़की थोड़ा बहुत उसकी तरफ भी देख रही थी। अक्षत ने मन ही मन सोचा, यह सही मौका है बातचीत आगे बढ़ाने का। आगे क्या हुआ जानने के लिए नहीं है, ट्रेन ने भी अब गति पकड़ ली थी। 2-2.5 घंटे तक सब सामान ही चला।
वो लड़की एक बार फिर से किताबों के पन्नों से खेल रही थी। अक्षत अपने फोन पर कुछ कर रहा था। वो बूढ़ी दंपत्ति अपने घर परिवार की बात आपस में कर रहे थे। अक्षत के मन में थोड़ी देर पहले मची उथल पुथल अब शांत हो चुकी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की से बातचीत की शुरुआत कैसे करे। तभी उस लड़की के बगल में बैठी महिला ने अक्षत के साथ बैठे अपने पति से कहा, जरा सुनिए, कुछ खाएंगे क्या? यह सुनकर उनके पति ने कहा, हाँ, भूख तो लग रही है। घर से जो पूड़ियां बनाकर लाए हो उन्हें खोल लेते हैं। फिर उन्होंने अपने बैग खोलते समय अक्षत की ओर देखा और पूछा, तुम लोग भी कुछ खाओगे बेटा? अक्षर ने सिर ना की मुद्रा में हिलाते हुए कहा, मैं घर से काफी नाश्ता करके आया था अंकल, इसलिए अभी तो भूख नहीं है, सॉरी। महिला ने उस लड़की से पूछा, तुम तो खाओगी ना बेटी? लड़की ने भी मुस्कुराकर बड़े प्यार से जवाब दिया, नहीं आंटी जी, मैं भी नाश्ता करके आई थी, अभी बिल्कुल मन नहीं है। अक्षत ने ध्यान दिया कि जब वो बूढ़ी दंपत्ति उनसे खाने के बारे में पूछ रही थी तो सामने बैठे दोनों गुटखा खाते युवक उन्हें ध्यान से देख रहे थे। उसे ये थोड़ा अजीब लगा। तभी उसके बगल में बैठे अंकल बोले, तो एक काम कर सकते हैं क्या बेटा, आप उस तरफ बैठ जाओ, मैं और मेरी मिसेज साथ में खाना बैठकर खा लेंगे, उसके बाद आप वापस आ जाना। वो लड़की भी अक्षत की तरफ देखकर बोली, ठीक है, आप यहां के बैठ जाइए, अंकल आंटी आराम से साथ बैठकर खाना भी खा लेंगे। अक्षत ने पहली बार उस लड़की को ध्यान से देखा। उसकी आंखों से टपकती मासूमियत के आगे उसके शब्द जैसे गले में ही फंसकर रह गए। वो बस उठा और उसके बगल में जाकर बैठ गया और वो दोनों पति पत्नी साथ में बैठ गए। वो दोनों युवक ये देखकर भद्दी हंसी हंस दिए। उनमें से एक बोला, किस्मत तो इस लड़के की है भाई, हम दोनों तो यहां इस दुनिया में बस मटर छीलने आए हैं। अक्षत के अलावा ये बात और कोई सुन नहीं पाया था, क्योंकि उन्होंने ज्यादा तेज आवाज में नहीं कहा था। उसको उन दोनों पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कोई तमाशा खड़े करने के मूड में नहीं था। उसे अपने बगल में बैठी लड़की की किताब पर भी गौर करने का मौका मिला। उसने पूछा, H.G. वेल्स की टाइम मशीन पढ़ रही हैं आप? लड़की का ध्यान एकदम किताब से हटकर अक्षत के चेहरे पर आ गया। वो उसकी बात से प्रभावित लग रही थी। उसने आगे पूछा, आपने भी पढ़ा है H.G. वेल्स को? हाँ बिल्कुल। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, टाइम मशीन, इनविजिबल मैन, ये सब मेरी पसंदीदा साइंस फिक्शन कहानियों में से हैं। वाह, मेरे दोस्तों के बीच में ऐसा कोई नहीं है जो नॉवेल्स पढ़ने का शौक रखता हो। मुझे कभी कभी कोफ्त भी होती है, क्योंकि मैं किसी से अपनी हॉबी के बारे में डिस्कस नहीं कर पाती। आप पहले ऐसे मिले हो जिसे ना सिर्फ किताबें पढ़ने का शौक है, बल्कि जॉनर भी मेरे टाइप का ही पसंद है। यह सुनकर अक्षत मुस्कुराते हुए बोला, दुनिया भी बड़ी अजीब है, पता नहीं कौन कब कहां मिल जाए। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप सकारी क्यों जा रही हैं? जी, सकारी तो मेरा होम टाउन ही है। मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में फाइनल ईयर में हूँ। कुछ दिन की छुट्टियां मिली तो घर लौट रही हूँ। क्या? अक्षत ने हैरान होते हुए कहा, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ लास्ट ईयर का। मेरी ब्रांच भी कंप्यूटर साइंस ही थी। लड़की की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अक्षत से कहा, ये तो कमाल ही हो गया, आप मुझसे मेरी ही ब्रांच में 1 साल सीनियर हो और मुझे ही नहीं पता। नाम क्या है आपका? अक्षत मालवीय। यह नाम सुनकर उस लड़की ने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके चेहरे पर घोर आश्चर्य साफ झलक रहा था। अक्षत ने यह देखकर पूछा, क्या हुआ, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं? अक्षत मालवीय, वही लास्ट ईयर का ब्रांच टॉपर अक्षत मालवीय। यह सुनकर अक्षत मुस्कुरा दिया, कुछ बोला नहीं।
वो लड़की ही आगे बोली, हे भगवान, ये किस्मत भी क्या चीज है। मैं कभी आपसे कॉलेज में नहीं मिली, लेकिन हमारे सारे बैच को आपके बारे में पता है। टीचर्स तारीफ ही इतनी करते थे। अब देखिए, इस समय हम लोग ट्रेन के एक कोच में बैठे आराम से बातें कर रहे हैं। वैसे मेरा नाम अमृता है, अमृता सेन। इतना कहकर अमृता ने हाथ अक्षत की ओर बढ़ा दिया। उससे हाथ मिलाते समय अक्षत को हल्की सी झंझनाहट सी हुई, लेकिन इससे उसके चेहरे के स्थिर भावों पर कोई फर्क नहीं आया। काफी देर से चुपचाप बैठे उन लड़कों की तरफ से इस बार तेज आवाज में एक कमेंट पास हुआ, लगता है कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, अब जाकर मिले हैं। यह कमेंट सुनकर अक्षत से रहा नहीं गया। वो उनकी तरफ मुड़ा, शांत रहोगे या फिर लगाऊं अभी एक एक? पतले सूखे से हो, 2 सेकंड में सारा गुटखा बाहर आ जाएगा। अक्षत का गुस्सा देखकर वो दोनों सहम से गए। जब 2-3 बार उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उन्हें लगा था कि ये वाली बात भी अनसुनी हो जाएगी, लेकिन अब वे शांत बैठ गए थे। अमृता अक्षत को समझाते हुए बोली, रहने दीजिए, ऐसे लोगों के मुंह लगने का कोई मतलब नहीं है। सामने बैठे अंकल भी अक्षत को समझाने लगे, गुस्सा मत करो बेटा, इनको इग्नोर करना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। फिर उन्होंने भी उन लड़कों की तरफ देखकर लताड़ लगाते हुए कहा, क्यों लड़कों, ज्यादा कमेंट पास करने का शौक है क्या? चुपचाप बैठे रहो, वरना अगले स्टेशन पर सीधा पुलिस से शिकायत कर देंगे तुम दोनों की। इतनी लताड़ सुनने के बाद वे लड़के एकदम शांत बैठ गए थे। मामले को थोड़ा ठंडा करने के लिए सामने बैठी महिला ने मिठाई का डब्बा निकालकर अक्षत को देते हुए कहा, अरे अब गुस्सा छोड़ो बेटा, ये लो बूंदी के लड्डू खाओ। अक्षत की भौहें अभी भी तनी हुई थीं। वो बोला, नहीं आंटी, अभी मन नहीं है। अमृता धीरे से बोली, आंटी इतने प्यार से दे रही हैं तो ले लेना चाहिए ना, वरना उन्हें बुरा लगेगा। अमृता की आवाज ही इतनी मीठी थी कि अक्षत का गुस्सा उसके बाद पल भर के लिए भी नहीं टिका। ऊपर से वो महिला डब्बा सीधे अक्षत की नाक की सीध में ले आई। उसने उस महिला के हाथ से डिब्बा लेते हुए कहा, ठीक है, मैं सिर्फ एक ही लड्डू लूंगा आंटी जी। इतना कहकर उसने और अमृता ने डब्बे में से एक एक मिठाई ले ली। उन्हें मिठाई लेते देख उस दंपत्ति के चेहरे पर थोड़े कुटिल भाव आ गए थे। उन्होंने आंखों ही आंखों में पहले एक दूसरे को और फिर सामने बैठकर गुटखा चबाते दोनों लड़कों को हल्के से इशारा किया। अक्षत लड्डू को मुंह तक ले गया कि तभी उसकी नथनों में एक बहुत हल्की सी अजीब गंध ने प्रवेश कर लिया। इस गंध ने उसे एकदम से अलर्ट कर दिया। अमृता भी लड्डू खाने ही वाली थी कि अक्षत ने एकदम से कहा, रुको अमृता, हमसे पहले अंकल आंटी ये लड्डू खाएंगे। यह सुनकर उस महिला और उसके पति के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। अमृता ने आंखें हल्की सी भींचकर अक्षत से पूछा, क्या? लेकिन ऐसा क्यों? अक्षत ने दंपत्ति की तरफ देखकर कहा, क्यों अंकल आंटी, आप बताओगे कि लड्डू में क्या मिला हुआ है या फिर मैं बताऊं? अंकल सक पकाकर बोले, क्या 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 बता दोगे तुम? आखिर क्या कहना चाहते हो? उन दोनों के चेहरों पर उड़ती हवाइयां देखकर अब अमृता को भी शक हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अक्षत मुस्कुराकर बोला, अंकल जी, मैं एक एथिकल हैकर हूं। बड़ी कॉरपोरेशन से लेकर पुलिस तक के लिए काम कर चुका हूं। अपराधियों को इतने ध्यान से देखा है कि मासूमियत का मुखौटा पहनकर आप लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। वैसे मैंने ऐसे गिरोह के बारे में सुना तो था जो खाने पीने के सामान में बेहोशी की दवाई मिलाकर आदमी को लूटते थे, लेकिन आज सामना पहली बार कर रहा हूं। बस बहुत हुआ, उस व्यक्ति के साथ बैठी महिला ने कहा। हम कुछ कह नहीं रहे हैं तो तुम लोग हम पर कोई भी इल्जाम लगा दोगे? शराफत और भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल। अक्षत उनकी तरफ मुड़कर बोला, शराफत का जमाना होगा भी कैसे आंटी? जमाना तो आप जैसे बदमाशों का है। वैसे आप लोग इतना चिढ़ क्यों रहे हो? अगर लड्डू में कुछ नहीं है तो खुद खाइए ना। इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही क्या? अब तक वो दंपत्ति और उनके साथ आए दोनों लड़के समझ गए थे कि अब पकड़े गए हैं, इसलिए ज्यादा बातें बनाने का कोई फायदा नहीं है।
ट्रेन की गति काफी हद तक कम हो गई थी। वो बस अगले स्टेशन पर रुकने ही वाली थी। ये भांपकर बिना देर किए उस दंपत्ति ने बाईं तरफ भागना शुरू किया और उन लड़कों ने उनसे उल्टी दिशा में। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। भाग 10। अब तक वो दंपत्ति और उनके साथ आए दोनों लड़के समझ गए थे कि अब पकड़े गए हैं, इसलिए ज्यादा बातें बनाने का कोई फायदा नहीं है। ट्रेन की गति काफी हद तक कम हो गई थी। वो बस अगले स्टेशन पर रुकने ही वाली थी। ये भांपकर बिना देर किए उस दंपत्ति ने बाईं तरफ भागना शुरू किया और उन लड़कों ने उनसे उल्टी दिशा में। अक्षत बिना देर किए दोनों लड़कों के पीछे भागा। तब तक स्टेशन आ गया था और ट्रेन बहुत धीमी हो चुकी थी। वे दोनों लड़के चलती ट्रेन से नीचे उतरकर भागने लगे। अक्षत ने उनका पीछा किया, लेकिन ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचकर रुक गया। भागते भागते वे लड़के बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे कि अक्षत उनका पीछा कर रहा है या नहीं। इसी चक्कर में वे सामने खड़े एक लंबे चौड़े आदमी से टकरा गए। उनमें से एक ने तो गुस्सा दिखाते हुए कहा, अबे ढंग से चलना भाई। लेकिन जब उन्होंने गौर किया कि जिससे वे टकराए हैं वो एक खाकी वर्दी वाला पुलिस अफसर है, तो उनकी गिग्गी बंध गई। उस पुलिस वाले ने बड़े रौबीले अंदाज में उन दोनों से पूछा, क्या भाई, कहां मैराथन भाग रहे हो दोनों जने? पुलिस वाले को सामने देखकर फिर से उनका नाटक शुरू हो गया। वे हाथ जोड़कर बोले, हमें बचा लीजिए साहब, वो पागल हमें मार डालेगा। ट्रेन में वो एकदम से हमारे पीछे पड़ गया है, जिसकी वजह से हमें भागना पड़ा। पुलिस वाला भी रौब झाड़ते हुए बोला, अरे ऐसे कोई किसी को कैसे मार देगा? इंस्पेक्टर चौटाला के राज में कौन है वो? उन दोनों ने ट्रेन के गेट के पास खड़े अक्षत की तरफ इशारा करके कहा, ये बिना वजह हमारे पीछे पड़ा है। अक्षत वहीं गेट से मुस्कुराते हुए बोला, कैसे हैं चौटाला साहब? इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत बढ़िया अक्षत भाई, तू बता यहां ट्रांसफर कब से ले लिया? मुझे लगा कि आप अभी दिल्ली में ही होंगे। अरे यार, अरे वाइफ बहुत चिक करती थी कि दिल्ली में पॉल्यूशन है, इसलिए यहां करवाना पड़ा ट्रांसफर। वैसे ये दोनों जमूरे कौन हैं? चौटाला ने उन दोनों लड़कों के गले में हाथ डालकर पूछा। अब तक उन लड़कों को भी समझ में आ गया था कि वे बुरी तरह से फंस चुके हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अक्षत ने जवाब दिया, खाने पीने की चीजों में बेहोशी की दवा मिलाकर लोगों को लूटने वाले दल के हैं दोनों। इनके ग्रुप में 2 और लोग हैं, वो भी इसी स्टेशन पे हैं। आप इन दोनों से उनका नाम पता उगलवा लेना। आंटी अंकल है 55-60 साल के। चिंता न कर भाई, इन सब की पूरी कुंडली निकाल लूंगा। तू एकदम चिंता मुक्त होकर जा जिधर भी जा रहा है। तब तक ट्रेन एक बार फिर से चलने लगी। चौटाला ने उन दोनों की पतली गर्दन पर अपने हाथों की शिकंजे को कसते हुए कहा, चलो भाई, तुम लोग स्टेशन चलकर अपने साथियों का हुलिया बताओ। उनमें से एक लड़के ने कहा, बताते इंस्पेक्टर साहब, लेकिन पहले आप हमें बताओ कि वो लड़का कौन है। आज तक हमें किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन उससे टकराते ही हम एक झटके में पकड़े गए। चौटाला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। उसने कहा, वो है ही ऐसा। तुम लोग बस इतना जान लो कि आज शायद तुम्हारा शनि भारी था, जो तुम उससे टकरा गए। जिससे नहीं टकराना चाहिए था उससे टकरा गए। अब चलो थाने। इसके बाद चौटाला उन्हें धकियाते हुए थाने की तरफ ले गया। ट्रेन एक बार फिर धीमी गति से चल दी थी। अक्षत जब जाने के लिए पीछे मुड़ा तो वहीं अमृता को देखकर हल्का सा चौंक गया। उसने अक्षत से पूछा, आपको कैसे पता चला कि वो लोग कौन हैं? बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले अंकल आंटी ने खाने के लिए हम पर बिल्कुल प्रेशर नहीं बनाया, लेकिन मिठाई तो लगभग मुंह में ही ठुसा दी थी। दूसरी बात यह कि मैं 2-2.5 घंटे से उनके और बाकी लड़कों के बीच हल्की हल्की इशारेबाजी देख रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं ध्यान नहीं दे रहा। तीसरी बात यह कि हमारी पूरी बोगी अभी तक पूरी तरह भरी नहीं है। यह गिरोह अक्सर ऐसे पैसेंजर्स को ही पकड़ता है जो लगभग खाली कोच में बैठे हों। चौथा कारण यानी मिठाई से आती हल्की तीखी गंध।
उसने मेरे शक की पूरी तरह से पुष्टि कर दी। इसीलिए माँ बाप जब कहते हैं कि ट्रेन में अजनबियों के हाथों से कुछ नहीं लेना चाहिए, तो हमें मान लेना चाहिए। ये सब सुनकर अमृता मुस्कुराकर बोली, थैंक्स। थैंक्स? थैंक्स क्यों? आप जैसा चालाक आदमी साथ था, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। अगर मैं अकेली होती तो ये लड्डू खिलाकर मेरा सारा सामान लेकर चले जाते, इसीलिए थैंक्स। अक्षत हल्के से सिर हिलाकर बोला, इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं। बस ये आप कहना छोड़ दो मुझे। मैं तुमसे बस 2 साल ही सीनियर हूं, लेकिन तुम मुझे ऐसा फील करवा रही हो जैसे कि मैं कोई बुजुर्ग हूं। लेकिन आप तो मेरे सीनियर है ना। अरे सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट ही बकवास है। एक लड़का दूसरे लड़के को बस इसलिए इज्जत दे क्योंकि वो उससे 1-2 साल ज्यादा पढ़ लिया है। क्यों भाई, आपस में दोस्तों की तरह भी तो रहा जा सकता है ना, है ना? हाँ वैसे बात तो सही है। तो अब से नो आप, ओनली तुम। ये हुई ना कुछ बात। चलो अब अपनी सीट पर चलते हैं। आज के लिए बहुत एडवेंचर हो गया। और बताओ क्या क्या नई चीजें हो रही हैं कॉलेज में? इस तरह से बातें करते करते वो वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। एक घटना ने 2 अनजान लोगों को एकदम से दोस्त बना दिया। तो बाद में यह कैसे पता चला कि मिसेस शर्मा का अफेयर अपने त्रिपाठी जी के साथ में है? खिलखिलाते हुए अक्षत ने पूछा। अरे उन्हें ऑफिस के चपरासी मंगेश ने एक साथ देख लिया। मंगेश को तो तुम जानते हो ना? अमृता ने पूछा। अरे हाँ, मंगेश, वही ना जो हकलाकर बोलता है। हाँ वही बेचारा। एक बार गलती से स्टाफ के वॉशरूम में घुस गया, जहां पर हमारे दोनों टीचर्स थोड़ी आपत्तिजनक अवस्था में थे। अरे बाप रे! अक्षत ने सिर पकड़कर कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो दोनों ऐसा करेंगे। अमृता ये सुनकर बोली, अच्छा अब छोड़ो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बातें बहुत हो गई। तुम अपने बारे में कुछ बताओ। कॉलेज में इतने फेमस थे, गर्लफ्रेंड्स तो काफी रही होंगी तुम्हारी। अरे कहां, अक्षत गहरी सांस लेकर बोला, मैं बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज में घुसा हुआ था। कभी कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहा होता, कभी कोई कल्चरल इवेंट आ जाता, और हर 6 महीने में सेमेस्टर आ जाते। टाइम की बहुत कमी रही अपने पास। वैसे एक लड़की पर क्रश तो था ही। सही में? अमृता खुश होकर बोली, नाम तो बताओ। मिताली राजदान। उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। मिताली मैम, उनको तो मैं बहुत पहले से जानती हूं। उनकी तो अब शादी भी हो गई है। क्या? कब हुई शादी? अक्षत ने चौंक कर पूछा। अमृता हंसते हुए बोली, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? अभी तो हुई है उनकी शादी। अरे यार, ये बड़ी मनहूस खबर सुनाई तुमने। खैर मेरी छोड़ो और अपनी बताओ, कोई बॉयफ्रेंड? यह सवाल सुनकर एक पल पहले खिलखिलाती अमृता का चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। अक्षत ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कोई गलत सवाल कर दिया क्या? अमृता एक पल रुककर बोली, कॉलेज जाने से पहले मुझे अपने ही कस्बे का एक लड़का थोड़ा पसंद करता था। मुझे ट्यूशन जाते वक्त अक्सर ही मिल जाया करता था। हमने नंबर्स एक्सचेंज किए और हफ्ते भर तक बातें की। इससे पहले कि बात और आगे बढ़ती, पिताजी को पता चल गया। घर पर इस चीज को लेकर बहुत बड़ा बवाल हो गया। उस लड़के को ढंग से समझा दिया गया कि आगे से मुझसे बात ना करे। थोड़े वक्त बाद मैं भी कॉलेज चली गई, लेकिन वहां जाकर काफी वक्त तक मेरे लिए किसी रिलेशनशिप में जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। अक्षत इस कहानी से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। वो बोला, उस लड़के को लेकर अब भी तुम्हारे मन में भावनाएं तो होंगी ही। अमृता इनकार की मुद्रा में सिर हिलाते हुए बोली, प्यार होने के लिए एक आध बार मिलना भी जरूरी होता है। रोज सिर्फ रोमांस से भरे शायराना मैसेज भेजने से प्यार तो नहीं हो जाता। बोल तो मैं उसे फर्स्ट ईयर में ही गई थी
लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो लड़का मेरी ही एक दोस्त के साथ रिलेशनशिप में आ गया, जिस वजह से रही सही भावनाएं भी खत्म हो गई। उसके बाद से अब तक सिंगल ही हूं। यह सुनकर अक्षत के दिल में फिर से अनार फूटने लगे। उसने कहा, ठीक ही किया तुमने। ऐसे लड़के किसी एक के होकर रह ही नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे परिवार के बारे में सुनकर लगता है कि वो लोग काफी रूढ़िवादी ख्यालों के हैं। अमृता गहरी सांस लेकर बोली, पिताजी सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। उनकी वजह से तो मैं क्या, पूरे खानदान में कोई अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता। ओह, काफी दबदबे वाले इंसान लगते हैं। यह सुनकर अमृता अक्षत की आंखों में देखकर बोली, उनका इलाके में कैसा दबदबा है, इस बारे में हम अगर बात ही ना करें तो बेहतर है। आगे क्या हुआ जानने की। फिर वो खिड़की के बाहर एक नजर मारकर बोली, ये देखो, बातें करते करते कब कन्नौज रेलवे स्टेशन आ गया इसका पता ही नहीं चला। अक्षत ने भी खिड़की से बाहर देखा और कहा, चलो हमारी मंजिल तो आ ही गई। अब देखना पड़ेगा कि सकारी कैसे जा सकते हैं। अमृता अपनी सीट से उठते हुए बोली, वैसे तो यहां 2 बस बदल कर फिर सकारी पहुंचते हैं, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सकारी पहुंचने में तुम्हारी मदद करूंगी। अक्षत अपना बैग कंधे पर टांगता हुआ बोला, तुम मेरी मदद करोगी कैसे? अमृता मुस्कुराकर बोली, स्टेशन पर उतरो तो सही, तुम्हें तुम्हारा जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। अक्षत को इस बात का मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन वो अमृता के पीछे पीछे स्टेशन से नीचे उतर आया। अमृता के पास भी कोई ज्यादा सामान नहीं, बस एक ट्रॉली बैग ही था। स्टेशन से बाहर निकलकर अक्षत ने काफी देर बाद घड़ी में टाइम चेक किया। वो थोड़ा हैरान होकर बोला, वाह, हम लोग बिल्कुल टाइम से कन्नौज पहुंचे हैं, 12:30 बजे। अब स्टेशन पर सुबह के मुकाबले भीड़ बढ़ चुकी थी। तब तक हल्की फुल्की धूप भी निकल आई थी। अमृता इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने से आते पतले दुबले टीकम पर पड़ी, जो अपने चेहरे से बड़ा काला चश्मा लगाकर अपने साथ 3-4 तगड़े पहलवानों को लिए भीड़ को चीरते हुए उसकी तरफ आ रहा था। टीकम एकदम उसके सामने आकर बड़े ही सम्मानपूर्वक अंदाज में बोला, कैसी हो अमृता? कॉलेज में पढ़ाई सब ठीक से हो रही है ना? इस बार तो बड़े दिनों बाद आई तुम। अमृता थोड़ी बेरुखी से बोली, सारी डिटेल यहीं लेंगे क्या? घर भी चलेंगे? इस पर टीकम हंसते हुए बोला, हा 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 हा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा हो गया है बाहर रहकर। ह्यूमर नहीं होता, ह्यूमर होता है, पीछे खड़े अक्षत ने कहा। उसकी तरफ एक नजर देखकर टीकम ने भौहें तान कर अमृता से पूछा, ये जेंटलमैन कौन है अमृता, जो हमारी अंग्रेजी करेक्ट कर रहे हैं? अमृता ने जवाब दिया, भगवान का शुक्र मनाओ कि ये जेंटलमैन सफर में मेरे साथ थे, वरना एक गिरोह मेरा सारा सामान लूट लेता, वही जो मिठाई में बेहोशी की दवा मिला देता है। रास्ते में मुझे पता चला कि इन्हें भी सकारी ही जाना है, इसलिए इन्हें अपने साथ ले आई। अब टीकम की नजरों में अक्षत के लिए भी सम्मान के भाव थे। वो अक्षत के पास गया, जो कि उससे 5-6 इंच लंबा था, और उसे ऊपर तक नीचे देखकर बोला, आपको पता नहीं कि आप कितना बड़ा काम किया है। भूरा भैया आपसे बहुत खुश होंगे। भूरा भैया कौन? अक्षत ने जिज्ञासावश पूछा। टीकम ने एकदम से अमृता की तरफ मुड़कर कहा, ये लो, तुमने अपने डैडी जी के बारे में नहीं बताया ने? अरे भूरा भैया इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बाहुबली है। वो तो कभी राजनीति में हाथ नहीं आजमाए, वरना लोग तो उन्हें चुटकियों में जिता देते। अमृता अक्षत की तरफ देखकर बोली, मेरे पिताजी का नाम भंवर सेन है। ये सब उन्हीं के लोग हैं जो उन्हें भूरा भैया कहकर बुलाते हैं। टीकम ने कहा, अरे कोई बात नहीं भैया, सकारी में ज्यादा दिन रहोगे तो अपने आप भूरा भैया के बारे में जान जाओगे। फिर उसने अपने साथ खड़े पहलवानों को देखकर कहा, अबे मूर्ति बनकर काहे खड़े हो बे तुम? ये लोग खुद अपना सामान उठाकर गाड़ी तक ले जाएंगे क्या? चलो फटाफट सामान उठाओ इनका। टीकम का आदेश सुनते ही एक पहलवान ने अमृता की ट्रॉली बैग को लिया और दूसरे ने अक्षत के कंधे पर टंगा बैग ले लिया।
अक्षत को ना नुकुर वाली औपचारिकता के लिए भी समय नहीं दिया। उसके बाद सब लोग तेजी से स्टेशन से बाहर की तरफ जाने लगे। इतने सारे पहलवानों के बीच में घिरा होने के कारण अक्षत को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में फिलहाल यही चल रहा था कि उसे अब जल्द से जल्द महल पहुंचना है। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने देखा कि सामने बुलेरो खड़ी हुई है। अक्षत सोच ही रहा था कि कब अपना बैग उन पहलवानों से वापस मांगे, लेकिन तब तक उन लोगों ने उसका और अमृता का बैग गाड़ी की डिक्की में पीछे की तरफ डाल दिया। अमृता गाड़ी में आगे जाकर बैठ गई। टीकम ड्राइवर सीट पर जम गया। अक्षत पहलवानों का अनुसरण करते हुए पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। बैठते वक्त एक पहलवान उसके दाईं तरफ और दो पहलवान उसकी बाईं तरफ बैठ गए। वो उन तगड़े पहलवानों के बीच पिचक सा गया था। उसके घुटने आपस में मिल रहे थे। अपनी ऐसी स्थिति देखकर अक्षत ने टीकम से पूछा, वैसे भैया सकारी तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? टीकम गाड़ी स्टार्ट करता हुआ बोला, लगता है बहुत जल्दी में हैं आप, टेंशन ना लीजिए, 1-1.5 घंटे के अंदर आप सकारी में होंगे। उसके बाद गाड़ी स्टेशन से आगे चल पड़ी। आधे घंटे तक तो आसपास बाजार, दुकानें, बड़ी बड़ी इमारतें और शहर जैसा हल्का फुल्का जाम दिखा, लेकिन उसके बाद खेत खलिहान दिखने लगे। कुछ देर बाद वे खेत खलिहान भी खत्म हो गए और सड़क के दोनों तरफ जंगली इलाका शुरू हो गया। बड़ी बड़ी झाड़ें देखकर अक्षत काफी हैरान हुआ। टीकम ने अक्षत से पूछा, आप पहली बार सकारी आए हैं क्या? जी, अक्षत ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। यह सुनकर टीकम बोला, फिर तो आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा कस्बा जंगल से घिरा हुआ है, नेचर को बहुत करीब से महसूस कर पाएंगे आप। अक्षत मुस्कुराकर बोला, मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूं कि यहां ठीक ठाक समय कट जाए। थोड़ी देर में जंगल का इलाका खत्म हो गया। एक बार फिर से आबादी वाले इलाके की शुरुआत हो चुकी थी। टीकम बोला, लो भैया पहुंच गए सकारी। गाड़ी एक चौराहे से थोड़ा आगे जाकर रुकी। वहां कई सारे बड़े बड़े मकान एक दूसरे से एकदम सटे हुए थे। ऐसे ही एक मकान के आगे जाकर गाड़ी खड़ी हो गई। टीकम पीछे मुड़कर अक्षत से बोला, आइए आपको भूरा भैया से मिलवाते हैं। अमृता और टीकम गाड़ी से सबसे पहले बाहर निकले। अक्षत पीछे दाईं तरफ बैठे पहलवानों के उतरते ही तुरंत गाड़ी से बाहर आ गया और चैन की सांस ली। 1.5 घंटा इतना धसकर बैठने की वजह से उसका शरीर थोड़ा अकड़ सा गया था। वो अंगड़ाई ले ही रहा था कि तब तक एक पहलवान ने आगे बढ़कर गेट खोल दिया। सब लोग अंदर घर के बरामदे में पहुंचे। अक्षत तो इतने बड़े बरामदे को देखकर दंग रह गया। एक चीज जिसने उसे और ज्यादा हैरान किया वो थे इधर उधर कोनों में कसरत करते पहलवान। अचानक से उसका ध्यान एक 55 वर्ष के व्यक्ति पर गया जो पास ही खड़े पहलवान को डांट रहा था। ऐसे उठाते हैं मुदगर, तुम पहलवानी छोड़कर हाथ में चूड़ियां पहन लो रामपाल। वो 6 फुट का आदमी शारीरिक रूप से काफी बलिष्ठ था। हालांकि उसने सफेद बनियान और धोती जैसा साधारण पहनावा अख्तियार कर रखा था, लेकिन कलाई पर बंधी महंगी रोलेक्स की घड़ी उसके ठाठ बताने के लिए काफी थी। सिर के बाल काफी छोटे छोटे कटाकर रखे थे, लेकिन मूछें काफी घनी थीं। चेहरे पर धीर गंभीर भाव उसे और प्रभावशाली बना रहे थे। टीकम लपक कर उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, अरे इस रामपाल को छोड़िए, भूरा भैया ये देखिए कौन आया है। टीकम की बात सुनकर भंवर सेन उर्फ भूरा ने मुड़कर अमृता की तरफ देखा तो चेहरे से गंभीरता नदारद हो गई और प्रसन्नता के भाव नजर आने लगे। अमृता ने जाकर उसके पांव छुए तो वे सिर पर हाथ रखकर बोले, कैसी है मेरी बच्ची? कितनी कमजोर हो गई है, खाना पीना ठीक ठाक से देते नहीं क्या कॉलेज वाले? अमृता उठते हुए बोली, मैं इसका खाना खाकर सब पतले ही होते हैं पिताजी, वैसे भी मैं इतनी कमजोर नहीं हुई। भूरा ने घर के अंदर की तरफ आवाज देते हुए कहा, अरे ललिता देवी, लड़की इतने समय बाद घर लौटी है, बाहर नहीं आओगी उससे मिलने? अंदर से पूजा की थाली लेकर आती भंवर सेन की पत्नी घूंघट ठीक करते हुए बोली, ओफ,
आप इतने उत्साहित क्यों हो रहे हैं? पूजा कर रही थी मैं। फिर वे थाली अमृता के पास लेकर गई और उसे टीका लगाते हुए बोली, तू भी बहुत सही समय पर घर आई है, ये ले प्रसाद। अमृता ने अपनी एक हथेली को दूसरी हथेली के नीचे लगाया और ललिता देवी ने थाली में रखा एक पेड़ा उसे दिया। फिर उनकी नजर अचानक से पीछे खड़े अक्षत पर पड़ी। उन्होंने अमृता से पूछा, ये लड़का कौन है अमृता? अमृता के कुछ बोलने से पहले ही टीकम बोल पड़ा, अरे इन्होंने ट्रेन में अमृता को कुछ लुटेरों से बचाया। ये सकारी में नए थे तो सोचा इन्हें घर पे ले आते हैं। लुटेरों से बचाया? भूरा ने एकदम चिंतित होते हुए कहा, शुरू से बताओ कि क्या हुआ था। मैं बताती हूं पिताजी। इतना कहकर अमृता ने पूरा घटनाक्रम अपने माता पिता को सुना दिया। उसके बाद वो लोग अक्षत से प्रभावित दिख रहे थे। भूरा ने एकदम से अक्षत के पास जाकर कहा, मुझे तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए बेटे। तुम्हारे जैसे लड़के आज के समय में कम ही मिलते हैं। वैसे तुम्हें जाना कहां है? टीकम तुम्हें सकारी के किसी भी कोने में छोड़कर आएगा। अक्षत बोला, अरे नहीं अंकल, आप लोग खामखा मेरी वजह से परेशान होंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस पर ललिता देवी बोली, इसमें परेशानी की कौन सी बात है बेटा? तुमने जो किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। वैसे भी हमारे पतिदेव अगर किसी की मदद करने का मन बना लेते हैं तो करके ही रहते हैं, इसलिए फॉर्मेलिटी करने से अच्छा है इन्हें बता ही दो कि कहां जाना है तुम्हें। आगे क्या हुआ? अक्षत एक पल रुककर बोला, जी दरअसल मुझे महल की तरफ जाना था। यह सुनकर भूरा, ललिता और टीकम साथ साथ अमृता के चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए थे। भूरा ने भौहें ऊपर करके पूछा, महल? महल क्यों जाना है तुमको? अक्षत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी दरअसल मैं राजघराने से ही हूं, अमर सिंह जी की बड़ी बहन का बेटा। अक्षत के मुंह से यह सुनकर सारे कसरत करते पहलवान एकदम से रुक गए और उसे देखने लगे। अमृता का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने रास्ते भर अक्षत से इतनी बातें की, लेकिन उसे भी इस बात का बिल्कुल भान नहीं था कि अक्षत रॉयल फैमिली से हो सकता है। ललिता देवी भूरा को देखे ही जा रही थी, जो कि सबसे ज्यादा सदमे की स्थिति में था। उसने आगे पूछा, अमर सिंह की बड़ी बहन यानी वीणा सिंह के बेटे हो तुम? जी, लेकिन अब वो वीणा सिंह नहीं बल्कि वीणा मालवीय है। आप जानते हैं क्या उन्हें? यह सुनते ही भूरा को ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने बात टालने के लिए कहा, उन्हें तो सभी जानते हैं, राजघराने के लोगों को भला कौन नहीं जानता। फिर बिना देर किए उसने पास में खड़े टीकम से कहा, टीकम इन्हें महल के रास्ते के पास तक छोड़ के आओ। लेकिन भैया, हमने कहा ना कि इन्हें महल तक छोड़ के आओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, आइए। टीकम ने बड़े ही बेमन से अक्षत को देखते हुए कहा। अक्षत को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सब इतना अजीब तरीके से बर्ताव क्यों करने लगे, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत भी नहीं करी। उसने जाते समय अमृता की तरफ देखकर कहा, ठीक है अमृता, चलता हूं, बाय। अमृता के गले से भी बड़ी मुश्किल से निकला, बाय। उसके बाद अक्षत वापस मुड़ा और घर के बाहर खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ गया। वो टीकम के बगल में बैठता हुआ खुश होकर बोला, अच्छा है अब वो पहलवान भाई साथ में नहीं है, अब आराम से बैठ सकता हूं। टीकम ने इतना ही कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी वहां से एकदम सीधे पटेल बाजार की तरफ गई। वहां से मोंटी चाय वाले की दुकान के पास जाकर टीकम ने गाड़ी रोक दी और बगल में बैठे अक्षर की तरफ मुड़कर बोला, ये जो नीचे को जाती ढलान देख रहे हैं ना, इसी पर चलते रहिए, महल आ जाएगा। ये गाड़ी महल के दरवाजे तक नहीं जाएगी। अक्षत को टीकम की बात थोड़ी अजीब लगी। हालांकि उसके लिए यह भी अजीब था कि जो टीकम आते समय इतने मनमौजी ढंग से बात कर रहा था, वो अचानक इतना गंभीर कैसे हो गया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गाड़ी से उतरकर उसने डिक्की से चुपचाप अपना बैग लिया और ढालान की तरफ चलता बना। अब वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। टीकम तुरंत गाड़ी मोड़कर वापस घर की तरफ जाने लगा।
दोपहर 2 बजे की धूप सर्दी में बड़ी सुहावनी लग रही थी। इसलिए अमर, विक्रम, सावित्री, शालिनी समेत सारा परिवार बाहर बाग में प्लास्टिक की कुर्सियां डालकर बैठा हुआ था, जहां विशाल और कनिका माधव के साथ खेल रहे थे। वहीं बाकी लोग महल के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई साहब, ये अंधविश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। इतने सारे लोग मिलकर अगर एक झूठ पर भी यकीन करने लगें तो वो भी एक समय बाद सच जैसा लगने लगता है। विक्रम ने चाय पीते हुए कहा। अमर ने विक्रम की तरफ देखकर पूछा, अंधविश्वास? यानी कि तुम्हें राजा आलोक सिंह की आत्मा वाली इस थ्योरी पर जरा सा भी यकीन नहीं है? विक्रम हल्का सा हंसकर बोला, यह कैसा सवाल हुआ भाई साहब? इसमें भी क्या कोई दो राय हो सकती है? यह पूरी तरह से ढकोसला है। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि आप मुझसे ऐसा सवाल पूछ कैसे सकते हैं? सावित्री बोल उठी। तुम्हारे भाई साहब को कल रात में एक भयानक सपना आया था। उसके बाद से ही महल को लेकर इनकी सोच थोड़ी बदल गई है। शालिनी ने चौंक कर अमर से पूछा, एक मिनट, सपना? कैसा सपना? अमर सावित्री को गुस्से से घूरने लगा तो वो उसे देखकर बोली, अरे तो अपने छोटे भाई को बताएंगे ही ना, ऐसे मामलों में चीजें छुपाया नहीं करते। विक्रम ने कहा, इसका मतलब आपने सपने में भूत देखा था ना भाई साहब? हां, लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं है, अमर ने कहा। कल मैं सफर की वजह से बहुत थका हुआ सा था और सोते वक्त महल से संबंधित अफवाहें मेरे दिमाग में घूम रही थी, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ही सपने आएंगे। अचानक से उनकी बातों में विघ्न पड़ा जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि गेट के पास खड़ा गार्ड किसी पर चिल्ला रहा है, अरे ऐसे ही कोई मुंह उठाकर आ जाएगा तो मैं सभी को महल में घुसने दूंगा क्या? जाओ भाई, अपना रास्ता नापो। गेट की दूसरी तरफ से आवाज आई, आप एक बार किसी को बुलाइए, मैं लंबा सफर तय करके आया हूं और बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। बाग एकदम दाईं तरफ था, जिसके कारण वे लोग बैठे बैठे देख नहीं सकते थे कि क्या हो रहा है। अमर अपनी कुर्सी से उठा और गेट की तरफ जाता हुआ बोला, मैं जरा देख कर आता हूं कि क्या हो रहा है। पता नहीं किससे लड़ रहा है ये गार्ड। उधर अक्षत गार्ड के साथ बहस में लगा हुआ था। अरे तुम किसी को बुलाओ तो सही, वो तुम्हें बताएंगे कि मैं रॉयल फैमिली से हूं या नहीं। गार्ड ने मुस्कुराकर कहा, वाह, अब तुम्हारी पहचान करने के लिए मैं राजघराने के लोगों को यहां बुलाऊंगा। तभी उसके पीछे से अमर की आवाज गूंजी, उसे आने दो सत्तू, वो अक्षत है, वीणा दीदी का बेटा। यह सुनकर सत्तू के चेहरे पर अविश्वसनीयता और पश्चाताप के भाव एक साथ उभर आए। वो गेट खोलता हुआ बोला, माफ कीजिएगा, हमसे बड़ी भूल हो गई जो आपको पहचान ना सके। गेट खुलते ही अक्षत ने ठीक सामने खड़े अमर को देखा। अमर की आंखों में बहुत हल्की सी खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ में ढेर सारी अनिश्चितता भी थी। आखिर वीणा दीदी के बेटे से वो किस तरह बातचीत करे। अक्षत भी इतना सोच कर आया था कि राजघराने के उन लोगों से सीधे मुंह बात तक नहीं करेगा जिन्होंने उसके नाना जी के अंतिम संस्कार के समय उसकी मां का अपमान किया था। लेकिन अपने मां बाप के अलावा पहली बार परिवार के किसी अन्य सदस्य को देखकर उसका मन हल्का सा पिघल गया था। तब तक अक्षत तेजी से गेट की चौखट लांघता हुआ अंदर आ गया और सामने खड़े अमर के पांव छूते हुए बोला, प्रणाम मामा जी। जीते रहो, अमर ने भरे मन से कहा। वे आगे कुछ बोलते इससे पहले बंसी ही वहां पर आ गया और अक्षत को देखकर खुशी से बोला, अरे तू वीणा बिटिया का लड़का है ना, कितना बड़ा हो गया रे तू। पिछली बार देखो और अब देखो, पहचान में ही नहीं आएगा। अक्षत बंसी को देखकर असमंजस्य की स्थिति में था, तो अमर ने उसे बताया, यह बंसी काका है,
पिताजी के सबसे विश्वास पात्र सेवक और अब हम लोगों के लिए घर के एक सदस्य की तरह। फिर वो बंसी की तरफ मुड़कर बोला, काका इन्हें घर मेरा मतलब महल के अंदर ले जाइए और कमरा दिखा दीजिए। बंसी से अक्षत को देखकर अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही थी। वो बोला, हाँ बेटा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूं। इतना लंबा सफर करके बहुत थक गए होगे, आराम भी कर लेना। अक्षत बंसी के पीछे पीछे महल की तरफ चल दिया। उधर बाग में बैठे बाकी लोगों को भी अक्षर जाता दिखा। विक्रम ने सावित्री से पूछा, अरे भाभी, ये वीणा दीदी का बेटा है क्या? सावित्री दूर जाते अक्षर को गौर से देखकर बोली, हां लग तो वही रहा है। शालिनी बुरा सा मुंह बनाकर बोली, आज तक कभी इनकी बड़ी दीदी ने संपर्क तक करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हिस्सा लेने तुरंत बेटे को भेज दिया। विक्रम ने उसकी तरफ घूमकर कहा, शालिनी, इस तरह की बातों को लेकर अपना मूड खराब करने का क्या मतलब है? वैसे भी हम में से किसी को ज्यादा दिन नहीं रुकना यहां, तो जितने दिन जो है हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि लड़ाई या बहस की नौबत ना आए। उधर बंसी अक्षत को हॉल तक ले गया। महल के अंदर कदम रखते ही अक्षत ने चारों तरफ देखा। बड़ी बड़ी कलाकृतियां और इतने बड़े आकार की खिड़की दरवाजे देखकर वो काफी अचंभित हो गया। उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा एक तरफ से लगी तस्वीरों ने। उन बड़े आकार की पुरानी पेंटिंग्स में जिस प्रकार से राजाओं को चित्रित किया गया था, अक्षत के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि वो इसी वंश का हिस्सा है। अक्षत को इतना अचंभित होकर दीवार पर लगी उन तस्वीरों को देखते बंसी काका भी हल्के से मुस्कुरा दिए। वो अक्षत के कंधे पर हाथ रख के बोले, मैं समझ सकता हूं बेटे कि महल में पहली बार आकर ये सब अनुभव करके तुम्हारे दिमाग में कई तरह के विचार घुमड़ रहे होंगे। बाकी सब जो यहाँ हैं उनके लिए ये सब चीजें कोई खास मायने नहीं रखती, लेकिन तुम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो, इसलिए तुम्हें राजघराने से होने का मूल्य ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। आगे क्या हुआ जानने